बीचक दाना युवाओं से न टकराना, ये नैरेटिव फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। कारण है बांकीपुर विधानसभा उपचुनावों के परिणाम जो हैं उसे लोग बता रहे हैं कि जनजी के साथ जो सलूक हुआ है, जो बयानबाजियां हुई हैं, उसका एक आउटकम ये दिख रहा है। 3 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और गुजरात में हुआ। 3 में से 2 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। तो क्या एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश है। बांकीपुर खास तौर पे उल्लेखनीय क्यों है? क्योंकि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही बांकीपुर का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी हार गई है। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बांकीपुर विधानसभा से ही आते हैं, वही रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले, और उनको राज्यसभा भेजा गया, तब ये सीट खाली हुई, इसलिए उपचुनाव हुए और यहाँ पर सीट हार चुकी है बीजेपी। कैंपेनिंग में बात चलती थी ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुत्ता बिल्ली को भी यहाँ से उतार दे तो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव वो जीत जाएगी। प्रशांत किशोर इस तरह की बात करते हैं, जनसुराज के लोग इस तरीके की बात करते थे। अब बीजेपी हार गई है। जीता कौन है? जीते हैं प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जो एक लंबी यात्रा बिहार में कर चुके थे, रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन दूर करने की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और गुजरात पर बहुत आक्रामक रहे थे कि भाई सब कुछ गुजरात को मिलता है। गुजरात में आप जाते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए कहते थे, और बिहार में आप आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। ये नहीं होने देंगे हम। प्रशांत किशोर पिछला विधानसभा चुनाव जो लड़े वो इसी तरीके से लड़े थे, लेकिन अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी उनके कैंडिडेट से, और फिर अब उपचुनाव हुए, प्रशांत किशोर खुद कैंडिडेट बनकर उतरे और अब विधानसभा में वो जाएंगे। तो क्या बिहार जो है अपनी राजनीति बदल रहा है? क्या बिहार के वोटर्स अपने वोटिंग पैटर्न को बदल रहे हैं? क्या बिहार के वोटर्स अपने मुद्दों को बदल रहे हैं और अब सच में डेवलपमेंट के लिए वो वोट कर रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जीते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरा एक नैरेटिव और चल रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये विधानसभा में पहुंच जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो है वो हार जाए और प्रशांत किशोर वहां पहुंचे? इसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों के द मॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में उन तर्कों पर भी बात करेंगे। और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, 3 उपचुनाव 2 में हार, इसका मैसेज क्या है, इसके मायने क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में कि देश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में बात इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आपको जैसा मैं बता चुका हूं, 3 जगहों पर उपचुनाव हुए थे। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो हार गया। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जिस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुत पहले, दतिया को, उसके बाद तो उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन वहां से कांग्रेस जीत गई थी। फिर धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस के विधायक की विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द हो जाती है, उपचुनाव होते हैं, वहां से कांग्रेस फिर से जीत जाती है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार थे, मंजलीपुर जगह है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, उनकी मौत हो जाती है जिसके कारण से सीट खाली होती है। वहां पर उपचुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस सीट को जीत लेती है। उपचुनावों के बारे में मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि भाई जिसकी सरकार होती है, प्रशासन का नियंत्रण होता है उसके पास, और उसको एक एडवांटेज होता है, एडेड एडवांटेज होता है उपचुनावों में सत्तासीन पार्टी के पास। बिहार में सत्ता में शामिल है, बिहार की सत्ता के केंद्र में है बीजेपी। उपचुनाव हुए तो एडेड एडवांटेज जो है वो बीजेपी को होना चाहिए था, वो हुआ भी होगा। नितिन नवीन की ये सीट थी, भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ था। 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने उसे हरा दिया। मायने क्या हो सकते हैं? हम पहली बात तो ये कह रहे थे कि युवाओं का गुस्सा हो सकता है। कारण क्या? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार में भी उस प्रोटेस्ट की जो छवियां हैं वो हमको दिखी। जंतर मंतर पर ब्रुटैलिटी हुई और बिहार में भी ब्रुटैलिटी हमें दिखी। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज होता है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, पैलेट गन चलता है, उनको डिमीन करने के लिए कुछ कवायदें होती हैं। और बिहार में क्या होता है? बिहार में AK-47 तक चल जाता है। भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर भी लोग बिहार के काफ़ी एजिटेटेड होंगे, खासतौर पर यूथ, युवा वर्ग। भरत तिवारी जो अपना हथियार सौंप देता है, जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो क्या बिहार में रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या बिहार में जंगल राज है जिसके बारे में बात नहीं होती है? क्योंकि जंगल राज कुछ पार्टियों और कुछ नेताओं के साथ महदूद कर दिया गया है। तो युवाओं के मन में एक एजिटेशन, एक रोष जरूर था। सम्राट चौधरी को जब सीएम बनाया गया उस वक्त भी काफ़ी आवाज़ें उठी, काफ़ी आलोचना हुई भारतीय जनता पार्टी की कि सम्राट चौधरी को आपने सीएम क्यों बनाया? क्या आपके पास कोई और काबिल व्यक्ति नहीं है?
क्योंकि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जैसा आरोप इनके विपक्षी लगाते थे। तो एजिटेशन बहुत अलग अलग लेवल पर युवाओं के मन में था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये युवाओं के प्रोटेस्ट पर AK-47 जब चलता है या भरत तिवारी जैसा इनकाउंटर जब लोग देखते हैं तो उनके मन में आता है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। और प्रशांत किशोर हों चाहे विपक्षी और आवाज़ें, उन्होंने इस मुद्दे को ठीक ठाक तरीके से उठाया भी। प्रशांत तो लगे ही रहे। तो क्या प्रशांत के लगे रहने और सरकार की नाकामियों के कारण भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा और पूरा परिणाम जब आता है तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एक और बात इसमें ऐड करना बड़ा ज़रूरी है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को और जो बांकेपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, लगातार 4 बार वो इस विधानसभा को जीते हैं चुनावों में। वो नितिन नवीन हैदराबाद में एक भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स है, युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो टुकड़े टुकड़े माइंडसेट वाले हैं। मतलब आपने युवाओं के प्रोटेस्ट को डिमीन कर दिया, आपने युवाओं की आवाज़ों को डिमीन कर दिया, आपने युवाओं के डिमांड को डिमीन कर दिया और उनको जोड़ दिया आपने टुकड़े टुकड़े गैंग से। तो जिस जगह पर आप आ रहे हैं, जिस जगह से आप आ रहे हैं, वहाँ के युवाओं ने भी आपका इस भाषण को सुना होगा और वहाँ भी तो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या युवाओं ने आपके उस भाषण को उस तरीके से लिया कि नहीं, ये अपना आदमी तो नहीं हो सकता, ये युवाओं की बात तो नहीं कर रहा है? तो क्या युवाओं ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है? क्या युवाओं ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है इन उपचुनावों में? ये भी एक बड़ा मसला है। एक और बात है, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब प्रशांत किशोर के मेहनत की पूरी बात हो रही थी कि उन्होंने नापा है पूरे बिहार को, पैदल चले हैं, घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन जब आम चुनाव होते हैं विधानसभा के तो लोग मुख्यमंत्री देखते हैं, विनेबिलिटी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में प्रशांत किशोर कहीं रह गए पीछे। बहुत सारी सीटों पर उनके कैंडिडेट्स के जमानत जब्त हुए। लेकिन अब जब चुनाव प्रशांत किशोर का ही था तो वो जो मेहनत उन्होंने की थी वो मेहनत परिणाम लेकर आया। ये भी एक बात है जो आगे पता पड़ेगा और हमें आपकी राय भी उसमें चाहिए। हम तो टॉकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के बाद कहा क्या? वो पहले भी कह रहे थे और चुनाव जीतने के बाद भी प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकेपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो किसी विधायक को चुनने का चुनाव नहीं है, वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज पहुंचाने का चुनाव है कि आप सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को CM पद पर नहीं रख सकते, लेकिन आपने रखा है। तो ये एक मैसेज है बांकेपुर का उपचुनाव भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि उन्होंने गलत व्यक्ति को CM बनाया है, उनको अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को CM बनाना चाहिए जो बिहार में हेल्थ पर, एजुकेशन पर काम करे, जो बिहार में माइग्रेशन को रोकने के लिए काम करे, जो डेवलपमेंटल बात करे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी, और वो पिछले विधानसभा चुनावों के अपने कैंपेन में भी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार में आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को बिहार के अंदर भी डेवलपमेंट की बात करनी होगी। प्रशांत किशोर ने एक बात और कही। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि बिहार का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी विधानसभा चुनावों में, लेकिन बिहार जो है वो नज़रअंदाज रहता है, बिहार पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता है। बिहार जिस हाल में है उसी हाल में उसको छोड़ दिया जाता है। तो लगातार डेवलपमेंट की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे थे और अब विधानसभा में उनकी आवाज़ जो है वो गूंजेगी। हमने बताया जनजी का इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन राजनीति हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ग्रे शेड्स भी होते हैं। और ऐसा ये ग्रे शेड इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ भी है। बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, उनका ये मानना है कि प्रशांत किशोर की इस जीत में कुछ छिपा हुआ है, समथिंग इज हिडन। और छिपा हुआ क्या है? वो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद ये चाहती थी कि वो सदन के अंदर जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि उसके अध्यक्ष की सीट को वो हार जाए? तो भाई तर्क ये है उन लोगों का जो ये बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर एलिवेट होते हैं तो विपक्ष और ज़्यादा कमज़ोर होगा। वही उमाशंकर सिंह हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक खुद ये तय कर रही है कि उसका विपक्षी कौन होगा। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि प्रशांत किशोर सदन के अंदर पहुंचे? प्रशांत टंडन का मैं जिक्र कर रहा था पहले, और प्रशांत टंडन ने 5 जुलाई को एक प्रेडिक्शन लिखा था। उन्होंने लिखा था प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। मुझे लगता है इस बार बीजेपी प्रशांत किशोर को विधानसभा पहुंचाएगी। इतनी तो हमने बता दी। आधार क्या था वो सुनिए। आधार ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रशांत किशोर विधानसभा नहीं पहुंचे
तो बीजेपी के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। ये प्रशांत टंडन का मत है और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं इस मत के साथ भी खड़े दिखते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर ऐसी शंकाएं ऐसा नहीं है कि पहली बार पैदा हुई हों, जब जब वो इलेक्टोरल ज़मीन पर आते हैं इस तरह की शंकाएं भी आती हैं। बीजेपी के बी टीम है जैसी बात भी उनके बारे में की जाती है। उसका कारण क्या है? कारण है प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रशांत किशोर जाने माने इलेक्शन मैनेजर थे और इलेक्शंस लड़वाना उन्हें आता था। कम्युनिकेशन और नैरेटिव सेटअप करने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका मानी जाती है नरेंद्र मोदी के पहले 2014 वाला जो चुनाव था लोकसभा का, उसको लेकर नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे प्रशांत किशोर उस वक्त, और उनका जो नैरेटिव सेटअप था या कम्युनिकेशन सेटअप था उसकी बड़ी तारीफें हुई। नरेंद्र मोदी इवेंचुअली चुनाव जीत गए। इसके बाद प्रशांत जो है अलग अलग पार्टियों के लिए काम करते रहे। तृणमूल कांग्रेस में वो गए, तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने पूरा काम देखा। आईपैक नाम से उनकी संस्था थी, अब तो वो उस संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस इवेंचुअली इज ऑलमोस्ट रिड्यूस टू जीरो। बंगाल इनविंसिबल माना जाता था ममता बनर्जी के लिए, लेकिन वो हार चुकी हैं। उनके सांसद तोड़ लिए जा चुके हैं जिनके बारे में ऐसा लगता था कि ये बहुत लॉयल हैं, ये तो शायद नहीं टूटेंगे, बहुत एग्रेसिव लोग हैं ये बंगाल के, लेकिन वो भी टूट गए। तो कई लोग कहते हैं देखो भाई प्रशांत किशोर टीएमसी के पास गए और टीएमसी जो है अब बीजेपी के पास है। इसी तरीके से जदयू के लिए काम किया प्रशांत किशोर ने। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश की पार्टी थे, नीतीश 20-25 सालों तक लगातार बिहार के सीएम रहे। इवेंचुअली क्या होता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है विधानसभा चुनावों में के बाद, लेकिन नीतीश कुमार को 2-3 महीने मुख्यमंत्री बनाकर रखा जाता है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि नीतीश ने खुद कहा कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं, लेकिन बियॉन्ड दी हेडलाइन समझनी होती है कई बार पॉलिटिक्स में खबरों को। वो समझते हुए अगर आप देखें तो नीतीश के लिए प्रशांत काम कर रहे थे। इवेंचुअली नीतीश जो हैं ऑलमोस्ट फॉर नाउ इररिलेवेंट से दिखते हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला बिहार में अपना सीएम बनाने का, और सीएम बनाया किसको उन्होंने? सम्राट चौधरी को। तो प्रशांत किशोर जो हैं उनके लिए ये आरोप इसीलिए लगता है कि पहले आप मोदी के साथ काम कर चुके हैं, फिर आप जिस भी विपक्षी पार्टी के साथ आपने काम किया वो विपक्षी पार्टी ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास होती चली गई, किसी भी तरीके से अपने आप गई है या फिर जबरन ले जाई गई है। तो इसलिए शंकाओं से दूर प्रशांत किशोर कभी रह नहीं पाते हैं। शंकाएं अब भी हैं, जाहिर क्या होगा, सच्चाई क्या रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। प्रशांत किशोर विधानसभा में किस तरीके से गूंजते हैं, दहाड़ते हैं, जो बातें सड़क पर कर रहे हैं क्या वही बातें वो सदन में कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और राजनीति जो है 2-3-4 दिनों में समझ हमें आने वाली चीज़ भी नहीं है, अनफोल्ड होंगी बहुत सारी घटनाएं लंबे समय में, अगले चुनावों तक वो देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात एक और है कि तेजस्वी यादव का अप्रोच कह रहा है इस हार के बाद, वो अप्रोच कम से कम ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो बहुत सीरियस हों इन चुनावों को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर। एक तरफ जब आपकी पार्टी बिल्कुल रिड्यूस होती जा रही है, विधानसभा चुनावों में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रही है और क्षेत्रीय पार्टियों का एग्जिस्टेंस बहुत क्रिटिकल स्टेट में है, उस वक्त इस तरह की उदासीनता तेजस्वी यादव क्यों दिखा रहे हैं, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन एक मैसेज ज़रूर है, 3 उपचुनाव हुए, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और बिहार के बांकीपुर में हुआ। 3 में से 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो ये जनमानस की आवाज़ भी हो सकती है, युवाओं की आवाज़ भी हो सकती है। तो क्या राजनीति जो है करवट बदल रही है, क्या ज़मीन जो है भारतीय जनता पार्टी का वो खिसकने लगा है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, टॉकिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो हमने आपको देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, आपकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्या क्या और संभावनाएं हो सकती हैं। ऑन लाइटर नोट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।